नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधे सूचना आपको मिले। दर्शकों, आज दो अलग अलग विषय लेके आए हैं जिन पर बात करना मुझे लगता है कि बड़ा जरूरी है। ये वीडियो छोटा होगा और जल्दी जल्दी जरा दोनों विषयों को देख लेते हैं। बीएमसी और उसी के साथ 29 नगर निगम जो महाराष्ट्र के थे, उनके चुनाव परिणाम आए और चुनाव परिणामों ने ये बता दिया कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की विधानसभा में महाराष्ट्र की जनता ने राष्ट्रवाद और सनातन प्रथम की राजनीति करने वाले पार्टियों को, यानी भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उन दोनों की युतियों को समर्थन दिया। ठीक वही हमें इसके कुछ दिन पहले जो निकाय के चुनाव हुए पूरे महाराष्ट्र में, उसमें भी वही देखने को मिला, जहां एक लैंडस्लाइड विक्ट्री वो हासिल की महायुति ने। और उसके बाद आए बीएमसी के चुनाव, 29 नगर निगम के चुनाव, उसमें भी परिणाम आपको दिखाई दे रहे हैं। बीएमसी के चुनाव के बाद जो संख्या वहां पर अलग अलग पार्टियों की निकल के आई, वो संख्या अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, बीएमसी का जो कुल आंकड़ा है वो 227 का है और उसमें जो बहुमत का आंकड़ा है वो 114 का है। आपको मैं पार्टीवार स्थितियां दिखा रहा हूं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 89 यानी 89, शिवसेना शिंदे 29 29, एनसीपी अजित पवार 3 सीट, शिवसेना उद्धव 65 यानी 65, एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी ने मात्र 1 सीट जीती। उसके अलावा एमएनएस यानी राज ठाकरे की पार्टी, उसने 6 सीटें जीती, कांग्रेस को आई 24 और अन्य रहे 10 पर। अब अगर आप देखें तो 89 की ये जो संख्या भारतीय जनता पार्टी की है, भाजपा को अगर अपना मेयर बनाना है बीएमसी में तो उसे 25 सीटें और चाहिए। कायदे से अगर देखा जाए तो शिवसेना शिंदे की 25 ऑलरेडी बहुमत मिला हुआ है, 3 और जोड़ दीजिए यानी अजित पवार की, तो भी बहुमत मिला हुआ है। लेकिन इस बहुमत मिलने के बाद भी महायुति को कल से एक अजीब सी चर्चा शुरू हो गई महाराष्ट्र में, और खासतौर से कौन बनेगा मेयर बीएमसी का, इसको लेके। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह हुई कि अचानक शिंदे ने, यानी एकनाथ शिंदे ने, अपने जो 29 उनके सदस्य हैं जीते हुए, उनको होटल में शिफ्ट कर दिया। आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे को छोड़ के शिवसेना के एक बड़े पार्ट को लेके एकनाथ शिंदे आ गए भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उस समय भी ये होटल पॉलिटिक्स, और होटल पॉलिटिक्स चाहे वो आप राजस्थान में देखे हों, इसके अलावा आपको कई और जगह एक परंपरा हो गई होटल पॉलिटिक्स की, जिसमें जब अपने ही सदस्यों पर बहुत भरोसा नहीं होता या कोई डील करनी होती है या किसी बात के लिए अड़ना होता है, या मैं उसे सौदेबाजी तो नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक युति में है, एकनाथ शिंदे की अगर मैं बात करूं, अजित पवार की मैं बात करूं, लेकिन उसके बावजूद भी निश्चित तौर पर ये गठबंधन की राजनीति के लिए शुभ तो बिल्कुल नहीं है। जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये हम लोग एक टीम है, लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आप देखिए कभी जो व्यक्तिगत और पारिवारिक रिलेशन है वो भारी पड़ जाते हैं, कहीं किसी का पर्सनल लगाव भारी पड़ जाता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि शरद पवार विरोधी खेमे के हैं अजित पवार के, लेकिन बारामती के एरिया में बहुत सारी ऐसी सीटें रही जहां ये मिलकर चुनाव लड़े, और तो और नतीजे आने के बाद अजित पवार शरद पवार के घर गए, सुप्रिया सिले और बाकी सारे लोग मिलकर एक बैठक भी हो गई साहब। अब उस बैठक के क्या अंदर खाने की बात है, मैं उस पर भी हल्का सा बताऊंगा, लेकिन जरा सा पहले चले आते हैं एकनाथ शिंदे। क्या एकनाथ शिंदे भी एक बार फिर उद्धव ठाकरे के रास्ते पर जा रहा है? क्योंकि बीएमसी में मेयर के लिए उन्होंने एक नया फार्मूला इजाद किया। उनका एक अजीब सा तर्क है कि चूंकि ये बाला साहब ठाकरे की जन्म शताब्दी का साल है, तो साहब 2.5 साल मेयर हमारा होना चाहिए और 2.5 साल भारतीय जनता पार्टी के होना चाहिए। लेकिन शिंदे साहब क्या इसको ध्यान नहीं दे रहा है कि 114 के वो जो बहुमत का आंकड़ा है उसमें 29 उनके हैं और 89 भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये गठबंधन धर्म का पुराना इतिहास रहा है, चाहे वो आप बिहार में नीतीश कुमार के साथ देखिए,
कि अपनी संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी अपने गठबंधन के छोटी संख्या वाले साथी को उन्होंने प्रमुख पद दिए हैं। लेकिन क्या ये बार बार होना चाहिए? और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पूरे महाराष्ट्र में, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो शहरी निकाय में हो, इसके बाद चाहे बीएमसी और ये नगर निगम के चुनाव परिणामों में हो, जो समर्थन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी और महायुति में सीनियर पार्टनर यानी शिवसेना का बड़ा भाई, वही भाजपा जो कि शिवसेना के साथ इतना लंबे समय से गठबंधन में है, बाला साहब के समय से गठबंधन में है। ये तो उद्धव ठाकरे का अपना जो एक अपॉर्चुनिस्ट होने की उनकी आदत है, सत्ता हथियाने की जो आदत थी, स्वार्थ की जो राजनीति, दगाबाजी की जो राजनीति थी, उसकी वजह से ये गठबंधन टूटा। लेकिन एक नाथ शिंदे जिस तरीके से अब बीएमसी में बिहेव कर रहे हैं, और कहने को तो देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया कि नहीं साहब, सब कुछ ठीक चल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र और बीएमसी के मतदाताओं के आदर करते हुए, उनकी भावना का, उनके जो मतदान है, जो उनका आदेश है, उसका उसका आदर ये लोग करेंगे। लेकिन फिर भी ये टसल क्या दिखाता है? एक तरफ आप एक ही सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अजित पवार भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अजित पवार की तरफ से एक दूसरा मामला चल रहा है, मैं उसको बताऊंगा। निश्चित तौर से एकनाथ शिंदे अगर खुदा न खास्ता कहीं उद्धव ठाकरे के रास्ते पे निकल पड़े तो फिर उनके लिए भारी खतरा है आगे आने वाली राजनीति में। क्योंकि एक चीज तो है, और एक धड़क कह भी रहा है, हालांकि ये उतना न्यायोचित नहीं है कहना कि साहब जिस तरीके से शिंदे से ज्यादा सीट लेके आए हैं उद्धव ठाकरे, तो असली शिवसेना किसके पास है। लेकिन हकीकत ये भी है कि जब तक बाला साहब ठाकरे या ठाकरे परिवार के पास शिवसेना रही, तो उस समय एकनाथ शिंदे को केवल और केवल थाने का नेता बना के रखा गया। लेकिन 29 सीट अगर बीएमसी के पूरे इलेक्शन में एकनाथ शिंदे की पार्टी लेके आती है, तो एक तरह से ये तर्क गलत है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास वापस आ रही है। क्यों? क्योंकि केवल थाने के नेता समझे जाने वाले एकनाथ शिंदे ने अपना विस्तार किया है, तो ये उनके लिए ग्रोथ है। लेकिन हाँ, ये झटका तो जरूर है, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों के दोनों इस बात से थोड़े से दुखी हैं, और उनकी शिकायत न जाने क्यों भारतीय जनता पार्टी से है कि हम सीटें कम जीत के पाए, कम जीत के आए। तो साहब अगर आप सीटें कम जीत के आए, तो क्या अजित पवार इस पर ध्यान देंगे कि उन्होंने गठबंधन धर्म का कितना पालन किया और अपने चाचा के साथ भी मिलकर लड़े, अलग भी लड़े। आप गठबंधन में थे तो एक साथ लड़ते। तो महाराष्ट्र की ये राजनीति, और खासतौर से बीएमसी, क्योंकि बीएमसी का बजट कई राज्यों से बहुत बड़ा है। कई ऐसे छोटे राज्य हैं, आप गोवा देख लीजिए, पुडुचेरी देख लीजिए, इस तरह के कई ऐसे राज्य हैं जिनके टोटल बजट से भी ज्यादा बीएमसी का बजट है। लेकिन निश्चित तौर पर डबल इंजन, और जिसको आप अब ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे थे, तो बीएमसी ने जो मताधिकार, जो मतादेश दिया है, मतदान का आदेश दिया है रिजल्ट के बाद, उसमें एकनाथ शिंदे को तनिक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर होंगे तो आगे आने वाली भविष्य की राजनीति उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र की जनता ने बनाना शुरू किया हर एक चुनाव में, बल्कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के अकेले महाराष्ट्र में राजनीति करने के समय का भी संकेत है। और जिस मजबूती से देवेंद्र फडणवीस, चाहे वो प्रशासनिक उनकी क्षमता हो, चाहे उनकी सांगठनिक क्षमता हो, चाहे उनका राजनीतिक दांवपेच हो और कौशल हो, उसमें एकनाथ शिंदे से वो काफी आगे निकल रहे हैं। इसलिए अगर इस तरह की कोई भी हरकत एकनाथ शिंदे के शिवसेना की तरफ से हुई, जो वो होटलबाजी कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने लोगों को एक साथ रखना चाहते हो, लेकिन आखिर उनको डर किससे है? तो कहीं ना कहीं ये सौदेबाजी के मूड में एक बार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये पूरी उम्मीद जताई है, और मुझे भी ये उम्मीद है कि ये जनादेश का आदर करेंगे और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा, ये तो निश्चित है। अब आते हैं जरा अजित पवार की राजनीति पर और शरद पवार की राजनीति पर। बीएमसी और नगर निगम के चुनाव ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि शरद पवार को उनका जो मराठा छत्र और चाणक्य, ये जो उनका ऑरा था, वो ऑरा जाता रहा। तो अब शरद पवार ने भी निश्चित तौर पर यह मान लिया है कि अब उनके रिटायरमेंट का समय है, और कहा जाता है कि रिटायरमेंट आपको उस समय लेना चाहिए जब आप अपने बिल्कुल पीक पे हो। हालांकि ये गलती शरद पवार से पहले हो चुकी है।
अब उनका राजनीतिक करियर बिल्कुल ढलान पे है और इसलिए अब पूरा ध्यान शरद पवार का अपनी बेटी सुप्रिया सुले उनके फ्यूचर को एस्टैब्लिश करने के लिए है और शरद पवार इसके लिए दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। अजित पवार जिस तरीके से पारिवारिक नजदीकी के नाम पर और पारिवारिक संबंध के नाम पर, एक परिवार के नाम पर मिलने जुलने की कवायद हो रही है, शरद पवार बार बार दिल्ली का रास्ता तलाश रहे हैं, दिल्ली की एंट्री तलाश रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह से सुप्रिया सुले वो दिल्ली की राजनीति में यानी भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट हो जाए। इस तरह के भी उनके तरफ से प्रयास चल रहे हैं कि सुप्रिया सुले को वो दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक्टिव कर दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई छोटी मोटी जगह उनको मिल जाए, मोदी कैबिनेट में वो जगह चाहते हैं और अजित पवार को वो अपनी महाराष्ट्र की पूरी विरासत सौंपना चाहते हैं। तो अगर भविष्य में शरद पवार, अजित पवार ये इकट्ठे हो जाएं, एनसीपी वापस इकट्ठी हो जाए और वो एनडीए का पार्ट बनते हुए आपको दिखाई दे, जबकि अजित पवार ऑलरेडी एनडीए के पार्ट हैं, केवल शरद पवार का आना बाकी है और ये जो चाचा भतीजे और बहन का ये जो मेलजोल चल रहा है, तो ये उनको अगर इधर खींच के लाए, इसमें केवल एक रोड़ा है, दिल्ली से क्या संकेत पॉजिटिव मिल रहे हैं, क्या दरवाजे दिल्ली भी खोल रही है कि सुप्रिया सुले, और इसके संकेत एक तरफ तब मिलते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप ध्यान दें तो किस तरीके से सुप्रिया सुले को चुना गया प्रतिनिधिमंडल में और उन्होंने बाहर जाके बहुत अच्छे से अपना रोल निभाया भी। तो ये एक ऐसे संकेत हैं जिनको अगर आप देखिए, और जो अब राजनीतिक जो स्थिति है शरद पवार की, तो वो निश्चित तौर पर इशारा करती है कि वो अब धीरे से भारतीय जनता पार्टी के नजदीक आ जाए और शरद पवार इसके भी रास्ते देख रहे हैं। तो ये रही महाराष्ट्र की बात और खासतौर से बीएमसी की बात। अब इसके बाद कल मौनी अमावस्या के दिन एक घटना और हुई और वो घटना थोड़ा सा दुखी करती है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं और ये तस्वीर है शंकराचार्य जी की। ये शंकराचार्य जी अक्सर विवाद में रहते हैं और कल मौनी अमावस्या जो माघ मेले में प्रमुख एक स्नान था, उस दिन इन्होंने एक वितंडा खड़ा कर दिया। ये अलग अलग तरीके से वितंडा खड़ा करते हैं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी। कुंभ में तो एक परंपरा है, शाही स्नान होते हैं, उनके लिए रूट डिसाइड होता है और उस अपने पूरे लाव लश्कर के साथ जितने भी धर्माचार्य हैं वो शाही स्नान के लिए जाते हैं, उसके लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था करता है। लेकिन माघ मेले में किसी भी तरह के शाही स्नान की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन कल एन जब बहुत अच्छे और बड़े शांति पूर्ण ढंग से स्नान चल रहा था, तो उस समय अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये एक पालकी पर आए जिसको रथ का नाम दिया गया, उस पे व्हील्स लगे हुए थे, उसका एक लोहे का फ्रेम बना हुआ था और इन्होंने कहा कि साहब हम तो संगम नोज पर इसी रथ से जाएंगे। ये कुल मामला शुरू हुआ सुबह 9:20 पर और प्रशासन को ये जानकारी मिली कि ये शंकराचार्य साहब जो है वो जो पांटून पुल जो पीपी का पुल नंबर 2 उसकी बैरिकेटिंग के पास पहुंच गए हैं और इनकी जिद है कि ये जाएंगे संगम नोज पर और इसी रथ के साथ जाएंगे, जबकि ऐसी कोई परंपरा कभी भी नहीं रही है माघ मेले में। 9:45 तक प्रशासन ने उनको रोक के रखा। प्रशासन ने कहा कि नहीं साहब, आपको कोई नई परंपरा शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अड़े रहे। खैर, मेला प्रशासन ने शासन से अनुमति ली, लेकिन शासन से कोई संकेत नहीं मिला। उसके बाद इनको लगभग 12:30 बजे तक वहां रोका गया। अब सवाल यह होता है कि मैं इसकी इतनी डिटेलिंग करूं, इस सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आप धर्माचार्य हैं, आपको प्रतिमान स्थापित करने हैं, आपको अनुशासन का पाठ पढ़ाना है, सनातन वंशियों को आपको अनुशासन सिखाना है। लेकिन जिस समय लाखों लोग जा रहे हो, ऐसी कोई परंपरागत चीज हो नहीं, ऐसी कोई परंपरागत व्यवस्था रही न हो, आप नई चीज क्यों शुरू करके बखेड़ा करना चाहते हैं? क्या एक सनातन के गुरु का सही स्वभाव है, सही व्यवहार है? और उसके बाद आप अजीब राजनीतिक हरकतें करते हैं। मुझे उम्मीद है कि शंकराचार्य जी को ये जो मीडिया प्रेम है, ये जो कैमरा प्रेम है, इससे बचना चाहिए और सनातन वंशियों को अनुशासन सिखाना चाहिए, न कि खुद अनुशासनहीनता करनी चाहिए और नए तरीके के उल जलूल परंपराएं शुरू करनी चाहिए, जो कि कभी नहीं है। हकीकत यह है कि अखाड़ा परिषद ने भी ये बात
कही कि इस तरह की जब कोई परंपरा नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। न जाने क्यों राजनीतिक वजह से या किन कारणों से अभी मुक्तेश्वरानंद जी का कई बार ऐसा व्यवहार देखा गया है, जो कि सनातन वंशियों को कहीं न कहीं असमंजस में डालता है और मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें दुखी करता है। तो उम्मीद है कि ये 2 घटनाएँ आपके सामने मैंने रखा और निश्चित तौर पर बीएमसी का कौन होगा मेयर, ये बहुत जल्दी तय हो जाएगा। अभी भी मुक्तेश्वरानंद जी को क्या कहा जाए, मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता, आप स्वयं समझदार हैं। लेकिन इस तरीके से सनातन वंशियों को असमंजस में नहीं डालना चाहिए, ये एक धर्मगुरु का स्वभाव नहीं होता है। तो दर्शकों, इसी के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, ये वीडियो भी यहीं समाप्त करेंगे। कौन होगा बीएमसी का मेयर और ये हकीकत है और ये निश्चित है कि बीएमसी का मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे अगर उद्धव ठाकरे के रास्ते पर न चलें, तो उनके लिए राजनैतिक रूप से बहुत अच्छा होगा। महत्वाकांक्षा किसी को भी रखना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए जिसका कोई आधार ना हो। 89 सदस्य लेकर आने वाले को आप ये कह रहे हैं कि ढाई-ढाई साल का मेयर रहे, ये न्यायोचित नहीं है और अगर भारतीय जनता पार्टी इस ऑफर को मानती है या कहीं झुकती है या समझौता करती है एकनाथ शिंदे के साथ, तो मैं इससे कभी भी सहमत नहीं रहूँगा। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी पसंद आया हो, तो इसे आगे बढ़ाइए और हाँ, चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। तो आइए अब विदा लेते हैं, मुझे यानी अवनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।